नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आनंद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको भली-भांति पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें अच्छे ढंग से देख भी रहे होंगे। और इसके साथ ही मैं ये कामना करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप उतना ही स्नेह देंगे जितना कि आप पहले देते आ रहे थे। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे 10th साइंस का और 10 बजे 9th साइंस का और 11 बजे और शाम को 5 बजे, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे भौतिक विज्ञान सीनियर फिजिक्स के वीडियो अपलोड हमारे चैनल पर लगातार किए जा रहे हैं। और क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको ये बात बताना आवश्यक है, तो अब टाइम का ये रूटीन फिक्स हो चुका है, लगातार इस टाइम पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। 10वीं क्लास का सुबह 8 बजे, 9वीं क्लास का 10 बजे और सीनियर क्लास के सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि संडे को एक नए वैज्ञानिक की जीवनी पर भी एक वीडियो लेकर आए, ताकि आपको उससे प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले, क्योंकि वो महान हस्तियाँ होती हैं तो उनसे हमें भी कुछ सीखना चाहिए। तो साथ साथ मैं ये भी आपसे अपील करूँगा कि आपने जो हमें स्नेह और सहयोग दिया है पीछे, उसे आप लगातार इसी प्रकार बनाए रखिएगा। अभिभावकों से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूँ और बच्चों से भी ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार से लगातार बना रहे। तो कल जिस चीज़ पर अपने बच्चों अध्ययन कर रहे थे, अपने टॉपिक पर आते हैं, उसमें अपने IUPAC का जिक्र कर रहे थे, IUPAC पर अध्ययन कर रहे थे। तो उसका कुछ एक पॉइंट अपने पहले पढ़ चुके थे, अब बाकी शेष बचे हुए पॉइंट अपने आज उस पर अध्ययन करेंगे कि शेष बचे हुए पॉइंट उसमें कौन कौन से, उनका अध्ययन अपने आज करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कल अपने कौन सी चीज़ का अध्ययन किया था, वो आपके सामने है स्क्रीन पे। तो उसमें आप देख सकते हो कि कल अपने IUPAC संबंधित 2-3 पॉइंटों का अध्ययन किया था कि लंबी से लंबी श्रृंखलाएं किस प्रकार से ली जाती है, प्रतिस्थापियों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये नियम अपने कल पढ़ चुके हैं। तो आज अपने आगे नए नियमों का ये नियम आप देख पा रहे हो, अपने अध्ययन कर लिया था। इसमें कार्बन की संख्या 7 है, बाकी शेष बचे हुए ये प्रतिस्थापी हैं। एक लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उसको जोड़ना भी अपने सीखा था। आज अपने इसके आगे आगे के नियम पढ़ते हैं, उनका अध्ययन अपने करते हैं, तो वो आपको समझने चाहिए कि किस प्रकार से और आगे के सारे IUPAC के नियम हैं, तो उनको भी आप उसी ढंग से। लेकिन इसके साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि इनको आपको दिमाग में रखना अति आवश्यक है, सारे रूल्स को, क्योंकि नियमावली इसकी थोड़ी बड़ी है, रूल्स रेगुलेशन थोड़े बड़े हैं, तो आपको सारे रूल को इसको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ आज का, कि नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम, यानी IUPAC नाम लिखते समय, IUPAC नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम, प्रतिस्थापियों का नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं एवं उनके पूर्व लगन का प्रयोग करते हुए वे उनके पूर्व लगन का प्रयोग करते हुए, पूर्व लगन का प्रयोग करते हुए, यह अगला रूल है इसका, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, यानी नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखते हैं। ध्यान रहे,
नाम लिखते समय, IUPAC नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल। और पूर्व लगन का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। बात आ गई समझ में? मैं समझा दूंगा अभी आपको। जैसे उदाहरण लेते हैं अपने एक, किस प्रकार से है, उदाहरण से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि CH3, ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH, फिर CH, और उसके बाद में CH2 और CH3, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने एक यहाँ जोड़ दिया प्रतिस्थापी CH2 CH3, और यहाँ जोड़ दिया मैंने प्रतिस्थापी CH3, यहाँ जोड़ दिया प्रतिस्थापी CH3। अब देखो बच्चों, इसको ध्यान से समझो। अब तीसरे नियम में मैं आ गया हूँ। अब देखो मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। तीसरे नियम में आ गया हूँ, लेकिन क्योंकि रूल तो अपने पढ़ रहे हैं, रूल रेगुलेशन थर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन तीसरा तो पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये पढ़ने से पहले आपको दो शेष नियमों का भी ध्यान होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि वो दो रूल आपको ध्यान में नहीं है तो आप तीसरा नियम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो वो दोनों रूल भी आपको ध्यान में होना अति आवश्यक है। तो बताओ सबसे पहला रूल रेगुलेशन क्या था इसका IUPAC नाम लिखने का? याद है क्या? सबसे पहला रूल क्या था कि नाम लिखते समय सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाए। उसके बाद में यदि दो या दो से अधिक समान लंबाई की लंबाई श्रृंखला आ जाए तो प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाए। समान लंबाई की कोई कार्बन श्रृंखला आ जाए तो उसमें प्रतिस्थापी भी रहने चाहिए। दूसरा नियम था ना, सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है, यानी ऐसी श्रृंखला ले हो जिसमें प्रतिस्थापी अधिक बचे। अब देखो इसमें इस पर आते हैं अपने। रूल तीसरा पढ़ रहे हैं लेकिन दोनों वो भी लगेंगे, पहला दूसरा भी लगेगा। तो लंबी श्रृंखला देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इधर से देखो 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, इधर से देखो 1 2 3 4 5 ही कार्बन है। तो लंबी से लंबी कितनी बन रही है? ये बन रही है। देखो दोस्तों, ये श्रृंखला, ध्यान देना, ढंग से समझना, ये श्रृंखला बन गई। ठीक है, अब ये श्रृंखला बच गई और ये दोनों हो गए प्रतिस्थापी। जो मैं राउंड में ले रहा हूं वो दोनों क्या हो गए? प्रतिस्थापी। ये श्रृंखला बन गई ना। अब देखो इसका नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। नाम लिखने से पहले अब जिधर से श्रृंखला बना रहे हो, नाम लिख रहे हो, यानी इसमें अब आप इसको मतलब अंक भी दे सकते हो, अंकन भी कर सकते हो। आपका सूटेबल तरीके से याद रखने के लिए एक पैटर्न क्या है कि आप अंकन कर सकते हो। तो अंकन कर सकते हो कि ये कहाँ से नाम लिखा गया और कहाँ से इसका अंकन किया गया। तो देखो अंकन कहाँ से करोगे कि काउंटिंग, अंकन का मतलब है काउंटिंग, अंग्रेजी में नंबरिंग कहते हैं जिसको। तो इधर से काउंटिंग करोगे या इधर से? बताओ, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, यही रूल है इसका कि इधर से यदि आप काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3, तो 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है ये CH3। 3 नंबर पर प्रतिस्थापी कौन सा आ रहा है? CH3। ठीक है ना। और यदि इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो 1 2 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, और वो ये आ रहा है। 3 नंबर पर प्रतिस्थापी कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। अब देखो आपको इसमें ध्यान रखना ये आवश्यक है, इस CH3 को तो कहते हैं मेथिल, ये प्रतिस्थापियों के नाम है। इस CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। अब देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो टॉपिक है ना, इसको क्लियर कर रहा हूँ। इसको कहते हैं मेथिल। और ये CH2 CH3 है ना, इसको कहते हैं एथिल। इसको क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। अब फिर इसमें आपको ये ध्यान रखना है वर्णमाला में कि मेथिल की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? M से। और एथिल की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? E से। एथिल E से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात पर। और मेथिल कहाँ से स्टार्ट होता है? M से। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब स्पेलिंग। तो अंग्रेजी वर्णमाला कैसे काम करेगी? देखो एथिल E से स्टार्ट होता है। अब प्रतिस्थापी देखो, इधर से अंकन करूं 1 2 3 तो भी 3 नंबर पे जुड़ा है, और इधर से अंकन करूं 1 2 3 तो भी 3 नंबर पे जुड़ा है। तो अंकन अब किधर से करें? यहाँ समस्या होगी ना। तो यहाँ पर समस्या कोई नहीं है दोस्तों, अपने को नियम को फॉलो करना है और ये जो रूल कह रहा है उसके हिसाब से चलना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से उसके पूर्व लगन का प्रयोग करना है। उसके पूर्व लगन का क्या करना है? प्रयोग करना है। यानी क्या है कि नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखते हैं,
और उनके पूर्व लगन का प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो इधर से यदि मैं चलूँ तो अब मैं अंकन करूँगा दोस्तों इधर से। कहाँ से करूँगा? इधर से। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन। ये 6 कार्बनों की श्रृंखला हो गई। बाकी जो बाहर बचे हैं ना ये राउंड, गोल राउंड में, ये दोनों दोस्तों प्रतिस्थापी हैं। ये दोनों क्या हैं? प्रतिस्थापी। ये और 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। ठीक है। अब देखो, अब अंकन मैंने इधर से क्यों किया? ये प्रश्न उठ रहा होगा आपके दिमाग में, क्योंकि इधर से भी तो कर सकता था मैं। अंकन इधर से क्यों किया? देखो इधर 1 लिखा है, 2 3 4, ये इसको डिनोट किया है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, इसको डिनोट किया है मैंने। तो अंकन इधर से लिया है। और इधर से करता तो पहला दूसरा, लेकिन इधर से क्यों किया? ये इस रूल के हिसाब से किया है। तीसरा रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैंने किया है। कैसे? कि इधर से मैं अंकन कर रहा हूं तो ये जो है वो 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से करता तो ये 3 नंबर आ रहा है। अब देखो इधर से ये 3 पर आ रहा है, लेकिन ये 4 पर आ गया। यही सही है, अंकन ये सही होगा। क्यों? क्योंकि अपने को इसी को लेना है 3 पर, इसको 3 पर लेना, अंकन इधर से होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं तो एथिल में ई आता है। एथिल में क्या आता है? ई, स्पेलिंग्स में। और मैथिल में एम आता है स्पेलिंग्स में। तो यहाँ एम आता है, तो एम अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है। ई देखो, ए बी सी डी ई 5वें नंबर पर आता है। ए बी सी डी ई 5वें नंबर पर आता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में। तो पहले ई आता है या एम आता है? ई आता है। ई आता है तो अंकन किधर से होगा? इस साइड से। अंकन किधर से होगा? इस साइड से। अब देखो कि इसका नाम कैसे लिखे। अब मैं यहाँ इसका नाम लिखूंगा। देखो ध्यान देना कि इसका अंकन तो इधर से हो गया। अब मैं नाम लिखूंगा तो 3 नंबर पर क्या आया उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम यहाँ लिखूंगा। देखो 3 नंबर पर, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, 3 एथिल। 3 एथिल। 3 नंबर पर क्या जुड़ा है? एथिल। कितने नंबर पे जुड़ा है? 3 नंबर पे। देखो नाम कैसे लिखा जाएगा? क्या जुड़ा है? एथिल जुड़ा है। ये हो गया। फिर कोमा 4, क्योंकि 1 2 3 चौथे कार्बन पे ये जुड़ा है। ये जुड़ा है जिसका नाम क्या है? मेथिल। जिसका नाम क्या है? मेथिल। 4 मेथिल, 3 एथिल, 4 मेथिल। और कार्बन है कितने टोटल श्रृंखला में? इस जो रेड पेन से मैंने निशान बनाया, डब्बा बनाया चौरस, इसमें कार्बन कितने हैं? 6। कितने कार्बन है? 6। अब देखो आप याद करो, मतलब इससे पहले से पहली क्लास में मैंने आपको एक 10 कार्बनों के नाम याद करने दिए थे। याद कर लिए क्या आपने? याद किए क्या उनको? यानी 1 कार्बन को क्या कहोगे? मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। 6 को हेक्स। कितने कार्बन है इसमें? 6। तो 6 को क्या कहोगे? हेक्स। 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डैक। 10 को क्या कहोगे? डैक। आगे पढ़ें तो 11 को अनडैक, डूडैक, ऐसे बोलते जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आगे अपने, लेकिन 10 तक ही पढ़ने अपने को, तो 10 तक ही हैं दे रखे हैं सिलेबस में, तो 10 तक आपको याद होना चाहिए। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने पीछे वाला मैटर तैयार नहीं किया तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये आपको पीछे वाला मैटर तैयार करना अति आवश्यक है। तो वो क्लासें, वो वीडियो दोबारा देखना, पीछे वाले वीडियो दोबारा देखना। उसको कैसे याद करोगे उसको ढंग से देखना। इस चैप्टर के वीडियो आपको एक एक वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि शब्दावली, इसकी जो नियमावली है वो थोड़ा, ये मानो गूढ़ रहस्य है, ऐसे मानो आप। ठीक है ना? तो इसको एक वीडियो को दिन में 3-4-5 बार देखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है ना? क्योंकि वरना नियमों में उलझ जाओगे आप। नियम बड़े पेचीदे हैं इसके। ठीक है ना? लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आसान है, क्योंकि आप सोच के आसान पढ़ोगे तो कोई चीज़ आसान होगी, और डिफ़िकल्ट सोचोगे तो डिफ़िकल्ट होगी। तो कहूँगा मैं यही कि आसान है, लेकिन आपको ये सलाह दूंगा, अगर आप मेरी बात मानो तो आप ही के लिए दे रहा हूँ, कि आप वीडियो को कम से कम 4 बार या 5 बार देखें दिन में, कम से कम 4 या 5 बार। ठीक है ना? ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो। और इतनी बार आप वीडियो देख लेते हो तो क्या फ़ायदा है मैं बता देता हूँ, कि आपको न तो लिखना पड़ेगा कहीं पर, और न कहीं किसी चीज़ को याद करना पड़ेगा। आपको कोई काम ही नहीं है, आप कर क्या रहे हो? घर पे कोई काम है नहीं, बैठा ही तो रहना है, बाहर जाना नहीं है, घूमना नहीं है, खेलना नहीं है, घर पे ही रहना है। तो आप कम से कम 4-5 बार आप इस वीडियो को देखो,
ताकि आपको उत्साह बने और आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से क्लियर कर पाओ, याद कर पाओ, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है। नाम पूरा नहीं हुआ अभी, तो 3 एथिल 4 मेथिल। अब कार्बन कितने हैं, क्योंकि वो श्रेणी बताने लगा ना आपको। हेक्स कार्बन कितने 6 हैं, तो हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड है, हेक्स तो लिख दिया। अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसमें कहीं डबल बॉन्ड आया है क्या, नहीं आया। सिंगल बॉन्ड है यानी श्रेणी। एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, याद है क्या। अब फिर ये चीज़ देखो, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी ध्यान होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड में कौन सी श्रेणी है, डबल में कौन सी है। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, हर चीज़ याद रखनी आवश्यक है। तो सिंगल बॉन्ड में एल्केन श्रेणी होती है, डबल बॉन्ड में एल्कीन, ट्रिपल में एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, तो इस पर मात्रा लग जाएगी एन की, हेक्सेन, क्योंकि उसमें एन था ना, तो हेक्सेन हो गया। क्या हो गया, हेक्सेन। तो दोस्तों ये हो गया इसका IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम हो गया 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। बात आ गई समझ में, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये इतना पढ़ने के बाद में अब अपने अगला रूल देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये देखो इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको आगे जाओगे तो भी इसमें, इसलिए मैंने इस पर आपको इतने क्लियरली इसको क्लियर किया है, टाइम भी लिया है इस पर, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से होगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, ठीक है, क्लियर। अब देखो अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला रूल पढ़ते हैं अपने इसका, इससे अगला रूल क्या है, 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, ये समझ में आ गया होगा। तीसरा जो रूल है वो तो समझ में आ ही गया होगा आपको। चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है दोस्तों कि यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो, चौथा क्या कहता है, यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए बताने हेतु या दिखाने के लिए की बात है, नीचे दिए गई सारणी के हिसाब से लिखते हैं। निम्नानुसार बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बताते हैं। आप देखो, अब देखो सारणी बना रहा हूं मैं, समान प्रतिस्थापियों की संख्या, और आगे लिख रहा हूं प्रयुक्त शब्द, अगले में लिख रहा हूं प्रयुक्त शब्द। प्रयुक्त है ये, ठीक है ना। अब देखो कैसे बताते हैं इसको। तो मैं जैसे पहला ले रहा हूं कि यदि एक आए तो उसको मोनो कहेंगे, एक को क्या कहेंगे, मोनो, ठीक है। दो आए, प्रतिस्थापी समान यानी एक जैसे दो एक जगह, तो उसको डाई कहेंगे, दो को क्या कहेंगे, डाई। और यदि 3 आए, 4 आए, पहले ये लिख देता हूं मैं, 5 आए, 6 आए, बस इतने ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके, ठीक है। डाई। 3 को ट्राई, 3 को क्या कहेंगे, ट्राई, ये भी याद रखना पड़ेगा। 4 को टेट्रा, 4 को टेट्रा। 5 को पेंटा, 5 को क्या कहेंगे, पेंटा। 6 को हेक्सा, 6 को क्या कहेंगे,
हेक्सा। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक को वो ऊपर ये जो ये काटावाड़ी नहीं है, ये दिख रहा है ना आपको, ये प्रयुक्त का छोटा ऊ लगाया है मैंने, ठीक है ना, ये ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा है। एक को मोनो यानी क्रम संख्या दे देता हूं मैं इसको, एक, दो, तीन, चार, 5 और 6 तक लिए। याद कर लोगे ना इसको। एक को क्या कहोगे? मोनो। कहने का मतलब जैसे एक हो तो मोनो, मोनो कहने की आवश्यकता है नहीं, सीधा ही चल जाएगा काम। दो चीज जुड़ी हो, जैसे मेथिल दो जुड़े हैं तो आप लिखोगे डाई मेथिल। क्या लिखोगे? डाई मेथिल। उनके नंबर लगाओगे, कितने कितने नंबर पे जुड़े हैं। जैसे एक तो दो नंबर पे जुड़ा है कार्बन पे, एक 3 पे जुड़ा है तो आप लिखोगे 2,3 डाई मेथिल। क्या लिखोगे? 2,3 डाई मेथिल, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं उसमें बताना भूल गया था, मेरे ध्यान में आ गया, बता देता हूँ। देखो कि यहाँ आपने जो नाम लिखा था ना, ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इसमें देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गणित के और ये तो गणित का अंक हो गया, और हिंदी के जो ये है ना शब्द, इनके बीच में अपने को ये निशान लगाना है, जिसको आप ये कहते हो ना, जो माइनस का निशान है, इसको लगाना है आपको, ठीक है। और डैश बोलते हैं ना इसको। और गणित के, और जैसे यहाँ जैसे दोबारा से स्टार्ट करोगे तो यहाँ फिर जैसे ये दोबारा लगा दिया मैंने, यहाँ दोबारा लगा दिया ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये निशान आएगा, ठीक है। और दो जैसे और आगे आए निशान तो उसमें भी फिर निशान लगते हैं। जैसे दो गणित के अंक आ गए तो बीच में कॉमा लगेंगे, दो गणित के अंक रेगुलर आ गए तो बीच में क्या लगेंगे? कॉमा लगेंगे। ये चीज़ भी अति आवश्यक है, आगे आएगी वैसे मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में। तो ये भी आपको याद रखना है कि 6 तक आए तो उनको क्या कहेंगे? हेक्सा कहेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, और बता तो देता हूँ मैं, चलो आप याद करो तो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। 7 को ये उसी से मिलता जुलता है, आगे कंप्लीट कर देता हूँ मैं इसको। 7 को क्या कहेंगे? ठीक है। 8 को क्या कहेंगे? 10 तक कर देते हैं क्योंकि 10 तक है अपने सिलेबस में। और 10 को क्या कहेंगे? ठीक है, 10 तक सिलेबस में तो 10 तक बता देता हूँ। 7, 8, 9 और 10 तक है। तो 10 तक मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें क्या कहेंगे। अब देखो इसमें 7 को क्या कहेंगे? अपने 7 को हेप्टा कहेंगे। 7 को क्या कहेंगे? हेप्टा। 8 को ओक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। 10 को क्या कहोगे? डेका। ये 10 तक कर दिए मैंने कंप्लीट। देखो 1 से लेकर कहाँ तक कर दिए? 10 तक। ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ये चीज़ याद कर लेना। उससे मिलती जुलती है सेम, तो इसको भी आप याद कर लेना। तो उनकी संख्या बताने के लिए इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। संख्या बताने के लिए ये मेन चीज़ किसके लिए? प्रतिस्थापी समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या बताने के लिए ये रूल है, चौथा पॉइंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको बताया जाता है, ठीक है। अब आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, और फिर आगे अपने अगले वीडियो में आगे इससे आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे आगे के पॉइंटों को। और इसके साथ मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो भलीभांति समझ में आ रहे होंगे और आप वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। इस चीज़ को जो मैंने बताया है, मैं कम बता रहा हूँ इन दिनों में, थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि आप इन चीज़ों को याद करो, वीडियो बार बार देखो, इनको याद करो। जैसे ही आप जितना याद करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो याद होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो आज जैसे मैंने तीसरा रूल बताया, और ये जो रूल बताया, इन दोनों को आपको याद करना है। उसके बाद में आपको आगे की चीज़ें बताएंगे कि आगे और कौन कौन सी चीज़ है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं आपसे वही अपील करूँगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार लगातार बना रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।